सभी को नमस्ते। आज हम अध्याय 7 समाकलन, अंग्रेजी में जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं, उसकी प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न क्रमांक 1 के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज अर्थात समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमारे सामने पहला प्रश्न है sin 2x। तो हम प्रश्न को एक बार लिखते हैं sin 2x और सर्वप्रथम हल लिखते हैं। तो हमें करना है समाकलन अर्थात प्रति अवकलज sin 2x का। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमने पूर्व में अवकलन सीखा हुआ है d/dx cos 2x। यदि हम इसका अवकलन कर दें तो हमारे पास जो मान आता है वह आता है, यदि इसको t मान लें तो d/dt cos t dt/dx। चूँकि हम 2x बराबर क्या ले लेते हैं t, तो हमारे पास यदि हम यहाँ पर छोटे फॉर्म पे कर लें 2 बाहर आ जाएगा dx = dt। तो 2dx की जगह हम dt लिख लेंगे। तो ज़रा देखिए आगे dt है, अब हम इसका अवकलन करते हैं तो cos का होता माइनस sin t dt/dx अर्थात 2 बराबर dt/dx। अब हम इस पूरे मान इसकी जगह 2 को रख सकते हैं, गुणित में 2 को आगे ले आते हैं, ऋण 2 sin t। t का मान हम वापस कर देते हैं, t का मान हम यहाँ पर वापस कर देते हैं। तो -2 sin 2x। तो d/dx cos 2x का जो मान आएगा वो -2 sin 2x आएगा। और हम इसे थोड़ा सा नए रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि d/dx cos 2x बराबर -2 sin 2x। अब हम इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो d/dx माइनस हमारा इस तरफ आ जाएगा तो ये ऋण 1/2 हो जाएगा बराबर sin 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अंदर लिखते हैं d/dx ब्रैकेट के अंदर ऋण 1/2 cos 2x बराबर sin 2x। अब अवकलन को इस तरफ ले जाएंगे तो जानते हैं इसका उल्टा क्या है, समाकलन हो जाता है। तो ये इस तरफ जाएगा तो समाकलन sin 2x बराबर हम लिख सकते हैं -1/2 cos 2x और कांस्टेंट c समाकलन नियतांक c समाकलन नियतांक। यही हमारा उत्तर है। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है cos 3x। तो हल हमें करना है इसका प्रति अवकलज अर्थात समाकलन निरीक्षण विधि से। तो हम जानते हैं कि d/dx sin 3x, यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो उसी तरह इसको फिर t मान लेंगे। तो यदि हम 3x बराबर t मान लें तो 3dx = dt हो जाता है और dx
और यदि हम सिर्फ 3 को अकेला कर लें तो dt अपॉन dx हो जाता है। ये हमने यहाँ इसे t माना है, तो इसे लिखने का जो हमारा तरीका होगा अगला, d अपॉन dt साइन t dt अपॉन dx। अब साइन t है, इसका अवकलन करेंगे तो साइन t का अवकलन होता है cos t। dt अपॉन dx का हम मान निकाल चुके हैं 3। अब हम 3 को आगे लिख लेते हैं, 3 cos और t का मान जो हमारा था 3x यहाँ पर रख देते हैं। तो d अपॉन dx बराबर d साइन 3x जो जिसका मान है वो यह है। अब हम तिर्यक गुणा के द्वारा 1/3 को यहाँ भेज देते हैं, 1/3 d अपॉन dx साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 cos 3x। ठीक है, अब d अपॉन dx इसको जमा लेते हैं, 1/3 इसको अंदर कर देते हैं, साइन 3x बराबर cos 3x। अब ये चूँकि अवकलन है और इस तरफ जाकर क्या हो जाता है, समाकलन, तो मैं इसे व्यवस्थित रूप से लिख देता हूँ, समाकलन cos 3x dx बराबर हो जाएगा आपका 1/3 साइन 3x धन c। यही हमारा उत्तर होगा। आशा है कि सवाल आपको भली भांति समझ में आ रहे होंगे। यदि कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं उसे दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। अब हमारा अगला प्रश्न 3 है, प्रश्न क्रमांक 3, e की पावर 2x का प्रति अवकलज अर्थात समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं, समाकलन का निशान e की पावर 2x dx। हम जानते हैं है कि यदि हम d अपॉन dx और इसका e की पावर 2x का अवकलन करें तो वही विधि कि 2x बराबर क्या ले लेते हैं हम लोग t, तो 2dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है dt, है ना। तो अब हमारे पास 2 बराबर हो जाएगा dt अपॉन dx, तो हम 2 की जगह ये लिख सकते हैं, ये इसकी जगह 2 लिख सकते हैं। तो इसको हम जैसे ही इसका t अपॉन dt e की पावर t dt अपॉन dx, e की पावर t का अवकलन e की पावर t होता है और dt अपॉन dx की जगह हमारा मान 2 है, अर्थात 2 e की पावर 2x। तो देखा जाए d अपॉन dx e की पावर 2x का जो मान आया है 2 e की पावर 2x आया है। ठीक है, अब इस 2 को हम यहाँ भेज देते हैं, 1/2 d अपॉन dx e की पावर 2x बराबर 2 e की पावर 2x, सॉरी e की पावर 2x। अब हम इसको व्यवस्थित रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, 1/2 e की पावर 2x बराबर e की पावर 2x। चूँकि ये अवकलन है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, समाकलन अर्थात प्रति अवकलज। तो इसको मैं व्यवस्थित लिखता हूँ, समाकलन e की पावर 2x dx बराबर 1/2 e की पावर 2x धन c। c समाकलन नियतांक या प्रति अवकलज नियतांक, यही हमारा उत्तर है। अब हमारे पास अगला प्रश्न चौथा है, ax प्लस b पूरे की घात 2, इसका हमें प्रति अवकलज निकालना है। तो सबसे पहले हल ax प्लस b पूरे की घात 2 dx। हम जानते हैं कि
डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी पूरे की घात 3 ले लें। तो यदि हम इसका अवकलन करते हैं अर्थात ए एक्स प्लस बी, तो हमारे पास जो इसका उत्तर आएगा, इसको यदि हम टी ले लें, ए एक्स प्लस बी बराबर टी। तो हम जानते हैं कि यहाँ ए एक्स का डी एक्स, बी का 0 हो जाएगा और ये डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स बराबर अर्थात ए अगर अकेला ले लिया जाए तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यदि हम इसे लिखें तो डी अपॉन डी टी, टी की पावर 3 डी टी अपॉन डी एक्स। तो जो हमारा मान आया उसको हम लिख लेते हैं टी की पावर 3 अर्थात 3t डी टी अपॉन डी एक्स। 3 की वैल्यू, टी की वैल्यू हमारी ए एक्स प्लस बी और डी टी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी है ए। चूँकि पावर है 3 आगे आ जाता है तो हम जानते हैं यहाँ पर हमारे पास सूत्र लगा हुआ है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n बराबर होता है n एक्स की पावर n-1, n-1। तो ये वाला सूत्र हमने यहाँ पर लगाया हुआ, तो एक घात कम होगी तो यहाँ पर अगर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो अब ए हम क्या करेंगे, व्यवस्थित रूप से लिखेंगे 3a ए एक्स प्लस बी पूरे की घात 2। अब नेक्स्ट अलग इसके व्यवस्थित रूप से लिखने का हम प्रयास करेंगे। तो जो हमारे पास लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी पूरे की घात 3, तो ये वाले भाग को हम यहाँ लाने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये जो है हमारे इसकी तरह बन जाएगा। ठीक है, तो हम 1/3 यहाँ लाएंगे, 1/3 ए डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी पूरे की घात 3, यहाँ आएगा ए एक्स प्लस बी पूरे की घात 2। अब इसको और एक स्टेप बेहतर तरीके से लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स 1/3 ए ब्रैकेट के अंदर ए एक्स प्लस बी पूरे की घात 3 बराबर ए एक्स प्लस बी पूरे की घात 2। अब हम इसको व्यवस्थित कर देते हैं ए एक्स प्लस बी पूरे की घात 2 डी एक्स, क्योंकि ये अवकलन है इस तरफ जाएगा तो समाकलन हो जाएगा, बराबर 1/3 ए एक्स प्लस बी पूरे की घात 3 धन समाकलन नियतांक। यही हमारा उत्तर है। आशा है कि ये सवाल आपको भली भांति समझ में आ गया है। यदि नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करूंगा। अब हमारा 5वां प्रश्न है sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे समाकलन sin 2x माइनस 4e की पावर 3x ब्रैकेट क्लोज dx। अब सबसे पहले क्योंकि ये 2 हिस्सों में है तो इसे हम बांट लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अगर एक साथ तो कर नहीं सकते, इसे हम अलग अलग हिस्सों में बराबर, तो हम इसे लिख सकते हैं। देखिए समाकलन sin 2x dx और ऋण समाकलन 4e की घात 3x dx, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कर लेते हैं और फिर इसका कर लेंगे और फिर इन दोनों को यहाँ पर रख कर हल करेंगे। तो पहले भी हम sin 2x का कर चुके हैं, तो हम d अपॉन डी एक्स
जानते हैं कि cos 2x का यदि हम अवकलन करें तो -2 sin 2x आता है। चूँकि हम सवाल पहले डिटेल में कर चुके हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं सवालों को सीधे तरीके से जल्दी करने का प्रयास करूँ ताकि अधिक से अधिक सवाल आपके हल हो सके। अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 2 को इस तरफ भेज देते हैं हम, d/dx ब्रैकेट के अंदर ऋण 1/2 cos 2x बराबर sin 2x। अब हम इस अवकलन को उस तरफ भेजेंगे तो ये समाकलन में बदल जाएगा और इसको व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो समाकलन sin 2x dx बराबर ऋण 1/2 cos 2x धन c होगा। ठीक है, अब चूँकि हमारे 2 हिस्से हैं तो इसको c1 ले लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। इसके बाद हम हल करेंगे इस वाले हिस्से को, पुनः समाकलन 4e3x dx, क्योंकि 4 क्या है देखिए ज़रा, 4 हमारे पास गुणे में है तो हम इसको क्या करेंगे, बाहर ले लेते हैं तो समाकलन e3x dx। अब हम जानते हैं वही स्थिति, क्या जानते हैं, क्योंकि हम e2x का पहले हल किए थे तब ये स्थिति निर्मित हुई थी, उसी प्रकार e3x का हम अवकलन करें हैं d/dx e3x। इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो हमारे पास अवकलन आता है 3e3x। 3x को t मानेंगे, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 3x का dx dt हो जाएगा, ये t हो जाएगा, 3 आ जाएगा dx की जगह। अब हम इस 3 को इस तरफ ले आते हैं, d/dx 1/3 e3x बराबर e3x। अब हम इसको व्यवस्थित रूप में लिखेंगे e3x है तो समाकलन e3x, इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, dx बराबर 1/3 e3x धन c 2। ये हो गया हमारा तीसरा। अब हम इसको और ये हमारा ये समीकरण 2 दोनों को उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं हम यहाँ पर। तो रखते हैं, देखिए क्या आता है हमारे पास। हम रखते हैं तो पहले का मान जो हमारे पास समीकरण 2 का जो मान था वो ये आया था और समीकरण इसका 3 का ही आया। तो हम यहाँ रखते हैं सवाल में, तो समीकरण 1, 2 व 3 से तीनों को मिलाकर रखते हैं तो समाकलन आएगा sin 2x - 4 e3x होल dx बराबर होगा, इसका मान जो आया था हमारे पास वो आया था ऋण 1/2 cos 2x, और इसका जो आया था माइनस चिन्ह है तो माइनस के साथ हम लगा देंगे 1/3 और 4 जो कि हमारा पहले बाहर था, ये ध्यान रखिएगा, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे 4/3 e3x प्लस पहले का नियतांक c1 दूसरे का c2, इन दोनों को हम कॉमन रूप से c लिख सकते हैं। तो हम एक बार और लाइन लिखने का प्रयास करते हैं, समाकलन sin 2x ऋण 4 e3x होल dx बराबर ऋण 1/2 cos 2x ऋण 4/3 e3x धन c। यही हमारा उत्तर है।
अब हम प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। समाकलन दिया 4e⁻³ धन 1 होल dx। तो सबसे पहले इसको हम हल लिख लेते हैं। समाकलन में 4e⁻³ धन 1 पूरे की घात पूरा होल dx बराबर, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 4e⁻³ dx धन समाकलन 1 dx। फिर अब हम इसका समाकलन करते हैं तो 4 बाहर रहेगा, e⁻³ होगा तो e⁻³ का 3x और ये 3 जो है नीचे आ जाता है, प्लस 1 का होता है x समाकलन। आपको सूत्र बहुत अच्छे से याद करना है और कांस्टेंट c। इसको लिख देते हैं हम 4/3 e⁻³ धन x धन c। सूत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि यदि हम सूत्र याद नहीं करते तो हमें इन सवालों को हल करने में काफ़ी कठिनाई महसूस होगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सूत्रों को याद कीजिए। अब इसी में हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न 7। समाकलन x⁻² कोष्टक के अंदर 1 ऋण 1/x⁻² dx। अब सबसे पहले हमारे पास ये दिया है तो हम इसे एक व्यवस्थित रूप से क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। तो यदि हम इसका गुणा करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हल। जब इसका हम गुणा करते हैं तो देखिए x⁻² ऋण x⁻²/x⁻², ये हो गया हमारा 1, तो x⁻² ऋण 1। अब हम इसको 2 अलग अलग भाग में करके इसका समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन x⁻² dx ऋण 1 dx, x का होता है x⁻³ ऋण 1 का होता है x, और ये हो जाएगा समाकलन का c। क्यों हुआ, हम समाकलन की x की पावर n बराबर होता है x⁻n धन 1/n धन 1। इस सूत्र का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। इस सूत्र का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैं हल करता हूँ तो उस सूत्र को वहाँ पर लिखने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो यही हमारा उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8। समाकलन करना है कोष्टक के अंदर ax⁻² धन bx धन c dx। तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 हिस्सों में है, तो इसको हम 3 अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, और समाकलन ax⁻² धन bx धन c dx बराबर समाकलन का पहला हिस्सा है। तो इसको लिखेंगे ax² dx प्लस bx dx प्लस c और dx। a यहाँ पर बाहर ले लेते हैं और x² dx धन b यहाँ पर बाहर ले लेते हैं x dx प्लस c बाहर लेंगे तो अंदर 1 बचेगा और dx। अब हम इसका अवकलन करते हैं। a x⁻² धन 1 2 धन 1, चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर x⁻n वाला फार्मूला लगा है। b x⁻1 धन 1/1 धन 1, और हम जानते हैं 1 का समाकलन x होता है। हमने यहाँ पर जो सूत्र का प्रयोग किया है तो मैं उसे लिखने का प्रयास करता हूँ। समाकलन x⁻n बराबर होता है x⁻n धन 1/n धन 1। a है, इसको लिख सकते हैं x⁻3/3। b x⁻2/2
और ये होता है सी एक्स। ठीक है, अब हम इसको व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं। ए एक्स की घात 3/3 धन बी एक्स की घात 2/2 धन सी एक्स और नियतांक में यह समाकलन नियतांक सी। यही हमारा उत्तर है। हमने यहाँ पर x की घात n वाला सूत्र का प्रयोग किया है। तो हम देखते हैं कि सवाल के हल करने के दरमियान हमें हर जगह सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी सूत्रों को प्रतिदिन 2 से 3 बार पढ़ें। एक हफ्ते के अंदर वो सारे सूत्र आपको आत्मसात हो जाएंगे। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक जो 9 है हमारा, वो है समाकलन के अंदर 2x की घात 2 धन e की पावर x और dx। इसे भी हम उसी प्रकार से बांट लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हल समाकलन 2x की घात 2 dx धन e की पावर x dx। अब देखिए कि दो को हम बाहर ले लेते हैं, x की घात 2 dx धन समाकलन e की पावर x dx। यहाँ पर x की घात n वाला सूत्र लगेगा समाकलन में, तो 2 गुणित x की घात 2 धन 1 और 2 धन 1 समाकलन करते समय, और e की घात x का या e की पावर x का e की पावर x ही होता है समाकलन। तो e की पावर x और नियतांक में c, चूँकि हमने x की घात n dx का सूत्र का प्रयोग किया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x की घात n धन 1 n धन 1। अब इसको हम 2 x की घात 3/3 धन e की घात x धन c, यही हमारा उत्तर है। अब हमारे पास प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10। समाकलन के अंदर वर्गमूल x ऋण 1/2 वर्गमूल x पूरे की घात 2। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, वर्गमूल x ऋण 1/2 वर्गमूल x पूरे की घात 2 dx। यहाँ पर हम देखते हैं कि a ऋण b पूरे की घात 2 का सूत्र लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको पूरी तरह से विस्तारित करने का। तो ये वर्गमूल x की घात 2 ऋण का चिन्ह है, तो 2 वर्गमूल x और b में 1/2 वर्गमूल x और धन 1/2 वर्गमूल x पूरे की घात 2। ये इसका विस्तारित रूप होगा। चूँकि मैंने यहाँ पर सूत्र का प्रयोग किया, तो सूत्र को मैं लिख देता हूँ, a ऋण b पूरे की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2। अब आगे इसी के सूत्र के हम आगे हल करेंगे इसको समाकलन के रूप में। तो ये वर्गमूल है, तो ये हो जाएगा x की घात 2, ये हो जाएगा वर्गमूल से वर्गमूल x कट जाएगा, तो ये ऋण 2। अब इसका हम वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा धन 1/x की घात, वर्गमूल घटेगा तो सिर्फ x हो जाएगा, यहाँ का भी वर्गमूल हटेगा तो x हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस रूप में हमको मिलेगा। ये वर्गमूल से वर्गमूल का गुणा होने पर सिर्फ x बचता है। इस वर्गमूल x से ये वर्गमूल भाग चला जाएगा, और यहाँ 1/वर्गमूल वर्गमूल x से 2 बार गुणा करेंगे तो 1/x आ जाएगा। अब हम इसको फिर अलग अलग करके लिख लेते हैं। समाकलन x dx ऋण 2 के अंदर 1 dx, और ये हो जाएगा धन 1/x और dx। x का होता है x की घात 1 धन 1/2, इसका होगा 2, 1 का हो जाएगा x धन, अब ये 1/x है, 1/x का हम सूत्र जानते हैं, log x होता है। 1/x का होता है log x,
और यहाँ आ जाएगा समाकलन का c नियतांक। तो ये हो जाएगा x की घात 2 बटे 2 ऋण 2x धन log x धन c, ये है इसका उत्तर है। चूँकि हमने यहाँ पर सूत्र का प्रयोग किया है इसलिए हम लिख लेते हैं, चूँकि समाकलन 1 बटे x dx बराबर होता है log x। ये आप याद रखिए। मैं प्रयास करता हूँ कि जहाँ भी जिस सूत्र का प्रयोग करता हूँ वो बाजू पर लिख दूँ, और आपसे आशा करता हूँ कि सारे सूत्र आप भली भांति याद करें। अब हम प्रश्न क्रमांक 11 को हल करेंगे। समाकलन के अंदर x की घात 3 धन 5x की घात 2 ऋण 4 बटे x स्क्वायर dx। सबसे पहले इसको व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं। समाकलन के अंदर है तो x की घात 3 बटे धन x की घात 5x की घात 2 ऋण 4 बटे x की घात 2 dx। इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो समाकलन के अंदर x की घात 3 x की घात 2 dx धन 5 x की घात 2 बटे x की घात 2 dx ऋण 4 1 dx। समाकलन इससे ये भाग चला जाएगा x की घात 2 और 3 में, तो यहाँ बचेगा x dx। 5 समाकलन के अंदर इससे x की घात 2 चला जाएगा, तो ये सिर्फ 1 बचेगा dx। और यहाँ 4 है तो ये x की घात 2 यहाँ पर रहेगी, तो ये x की घात 2 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ऋण 4। समाकलन के अंदर हो जाएगा x की घात ऋण 2 dx। अब इन सब का हम समाकलन कर देते हैं। तो x का समाकलन होता है x 1 धन 1 बटे 1 धन 1। हम x की घात n वाला समाकलन का सूत्र लगाते हैं, जो होता है x की घात n धन 1 बटे n धन 1 धन 5। 1 का हो जाएगा x, यह होगा ऋण 4। x की घात 2 है तो x की घात ऋण 2 धन 1, वही वाला सूत्र धन 1, और यहाँ नियतांक लगेगा c। अब ये x की घात 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2, और 1 और 1 2, 5x ऋण 4। ये हो जाएगा x की घात ऋण 1 और नीचे हो जाएगा ऋण 1 धन c। x की घात 2 बटे 2 धन 5x, इससे ऋण ऋण हो जाएगा धन, और ये 4 है, और ये x की घात ऋण 1 है वो नीचे आके हो जाएगा x धन c। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि अगर x की घात ऋण 1 हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग किया है समाकलन के अंदर x की घात n dx बराबर x की घात n प्लस 1 का। ये दोनों स्थिति पे यहाँ पर निर्मित, यही हमारा उत्तर है। आशा है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ बीच में नहीं समझ में आती कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं। अब हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 12। समाकलन के अंदर x की घात 3 धन 3x धन 4 dx, इस पूरे के नीचे है वर्गमूल x। सबसे पहले आप इसको इस रूप पे लिख लीजिए। समाकलन x की घात 3 वर्गमूल x dx धन 3 समाकलन x बटे वर्गमूल x dx धन 4 समाकलन 1 और dx। चूँकि देखा जाए तो x की घात वर्गमूल में 1 बटे 2 होती है, तो x की ये 3 है और ये x की घात 1 बटे 2 dx धन x, ये भी हम x की घात 1 बटे 2 dx धन 4
1 dx। मैं आपको बता दूं कि वर्गमूल जो लगा होता है तो इस सिर्फ वर्गमूल की जो वैल्यू होती है वो 1/2 के रूप में होती है, अर्थात ये x की पावर आधी है। अब हम इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ये x की घात 3, मतलब आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो x ऋण 1/2 धन dx, ये हो जाएगा 3। अब x है तो x की घात 1 ऋण 1/2 धन 4 1 dx। मैं यहाँ सूत्र इसका लिख दूंगा, x की पावर m डिवाइडेड x की पावर n, x की पावर m माइनस n। हमेशा m का मान बड़ा होगा n से, आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। अब हम आगे देखेंगे तो ये 3 है, तो देखिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 3 दूनी 6 ऋण 1 dx 3, इसमें ले लेते 2, तो 2 ऋण 1 dx धन 4 वर्गमूल 1 dx। समाकलन के अंदर ये है x, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, 5/2 dx। ये आ जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, ये x है तो x की घात 1/2 ये धन, और फिर 4 है तो 4 में हमारे पास क्या था, ओ वर्गमूल x था, इसका ध्यान रखिएगा, ये भूल गया था, वर्गमूल x है। यहाँ भी आप देखेंगे तो हम वर्गमूल की जो पावर होगी वो उसी तरह हल होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात ऋण 1/2 है ना, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, मतलब जिस नीचे से आपके पास 1/2 है ये, तो अब यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये x की पावर हो जाएगी ऋण 1/2। अब यहाँ पर x की पावर जो हमारी है ऋण 1/2 है, ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। तो x की पावर जो हमारी ऋण 1/2 है, तो अभी हम इसको लिख लेते हैं धन dx, यहाँ पर 4 x की पावर ऋण 1/2 dx। अब हम इन सब का समाकलन करेंगे, इन सब में x की घात n समाकलन का सूत्र लगता है, जिसका मान होता है x की घात n धन 1/n धन 1, तो ये हो जाएगा x की घात 5/2 धन 1/5/2 धन 1, ये 3, इसका हो जाएगा x की घात 1/2 धन 1, और इसका हो जाएगा 1/2 धन 1, इसका हो जाएगा 4 x की घात ऋण 1/2 धन 1, ठीक है, नीचे आ जाएगा ऋण 1/2 धन 1 और नियतांक c। अगली लाइन पे इसको सुधार कर लिख लेंगे, इसका ले लेंगे लघुत्तम, तो x की घात 5 धन 2/2 5 धन 2/2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको लघुत्तम लेना है। 3 ये हो जाएगा x की घात 1 धन 2/2 1 धन 2/2, 4 x की घात ऋण 1 धन 2/2 ऋण 1 धन 2/2 धन c, तो ये हो जाएगा x की घात 7/2 और x की घात, ये हो जाएगा टोटल 7/2, ये हो जाएगा 3 x की घात 2 1 3/2, ये 3/2 3/2 धन 4। अब ये ऋण है, ये धन है, एक घटेगा तो आ जाएगा x की घात 1/2 बटे 1/2। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/,
7x⁻²। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा लेकिन 3 से 3 का भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x⁻3/2 धन, अब 2 से ऊपर गुणा होगा तो 2 चौको 8x⁻1/2। यही हमारा उत्तर है। आशा है ये सवाल आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न। समाकलन के अंदर x⁻3 ऋण x⁻2 धन x ऋण 1 बटे x ऋण 1 dx। अब हम इसको सबसे पहले इसका ऊपर गुणनखंड करते हैं, क्योंकि नीचे दिया है x ऋण 1। इस तरह से समाकलन करने का कोई नियम अभी हमारे पास नहीं है, तो हम इन दोनों में से देखते हैं कि हमारा क्या निकल आएगा। x⁻2 बाहर आ जाएगा, x ऋण 1 धन x ऋण 1 बटे x ऋण 1। अब देखिए इन दोनों में से ये कॉमन है तो हम इसको एक बार लिख लेंगे और जो बचेगा उसको एक बार लिख लेंगे, तो x ऋण 1 और x⁻2 धन 1। ठीक है, हमारे पास नीचे आया x ऋण 1 dx। चूँकि ये इससे भाग चला जाएगा इसका, तो हमारे पास बचेगा समाकलन के अंदर x⁻2 धन 1 dx। अब हम इसको अलग अलग करके इसका समाकलन कर लेंगे। समाकलन के अंदर x⁻2 dx धन 1 dx। x⁻2 है तो आप जानते हैं हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, x⁻n समाकलन वाला। x बराबर होता है, क्या होता है, x⁻n बराबर x⁻n धन 1 बटे n धन 1, अर्थात x⁻2 धन 1 बटे 2 धन 1। और 1 का समाकलन होता है, 1 का समाकलन होता है x, और यहाँ हो जाएगा समाकलन नियतांक c। क्योंकि हमने जिस सूत्र का प्रयोग किया है x⁻n dx बराबर x⁻n+1/n+1 तो यहाँ हो जाएगा x⁻3 बटे 3 धन x धन c। यही हमारा उत्तर है। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 14 है। समाकलन के अंदर 1 ऋण x ब्रैकेट बंद और वर्गमूल x, इसको भी हम सबसे पहले गुणा कर लेते हैं। तो वर्गमूल x का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल x ऋण x वर्गमूल x ब्रैकेट के बाहर dx। अब हम इसको अलग कर करके रख लेते हैं। वर्गमूल x dx ऋण x वर्गमूल x dx। तो ये हो जाएगा, अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻1/2 dx, और आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये x⁻1 ये गुणित में x⁻1/2 dx। तो मैं यहाँ सूत्र लिखूँगा, समाकलन x⁻1/2 dx ऋण x⁻, ये हो जाएगा आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये यहाँ पे हमने सूत्र का प्रयोग करेंगे, कौन सा, दो एकम 2, अर्थात मैं सीधे लिखता हूँ 3/2 dx। सूत्र जो मैंने लगाया है वो x⁻m गुणित x⁻n बराबर x⁻m धन n वाला। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं। तो इसका समाकलन करेंगे तो हम जानते हैं कौन सा सूत्र यूज करेंगे, ये वाला, x समाकलन x⁻n dx बराबर x⁻n धन 1 n धन 1। तो ये हो जाएगा x⁻1/2 धन 1 1/2 धन 1। ये हो जाएगा x⁻3/2 धन 1 3/2 धन 1 प्लस c। तो x⁻2 एकम 2 1 3/2, ये हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा x⁻, इसका
लघुत्तम ले लेंगे तो 2 और 1, तो ये हो जाएगा 3 धन 2/2, 3 धन 2/2 धन c। तो ये हो जाएगा x नीचे से ऊपर 2/3, x की घात 3/2 ऋण। इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा x की घात 3 2 5/2 और ये हो जाएगा 5/2 प्लस c 2/3, x की घात 3/2 2/5 और x की घात 5/2 धन c। यही हमारा उत्तर है। यहाँ पर हमने 2 सूत्रों का प्रयोग किया है। कौन कौन से? उत्तर आया हमारा 2/3 x की घात 3/2, 2/5 x की घात 5/2 धन c। सूत्र हमारे यहाँ पर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और समाकलन में x की घात n बराबर होता है x की घात n धन 1 n धन 1। आशा है कि सवाल आपको भली भांति समझ में आ रहे होंगे। सवाल और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लगातार इस वीडियो को देखिए और प्रश्नों के अभ्यास घर में 2 से 3 बार ज़रूर कीजिए। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 15 है। समाकलन वर्गमूल x 3x की घात 2 धन 2x धन 3 dx है। तो इसको भी हम व्यवस्थित रूप से लिखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ये x वर्गमूल है तो इसकी 1/2 इसकी घात होती है। अब इसके बाद इसमें हम सबका गुणा कर देंगे अंदर की ओर। x की घात का गुणा करेंगे तो 3x की घात 1/2 x की घात 2 धन 2x की घात 1/2 और गुणित x, और ये हो जाएगा 3x की घात 1/2 पूरा dx। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो x की घात हो जाएगा अपना 1/2 धन 2, ये हो जाएगा 2x की घात 1/2 धन 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता तो एक घात होती है, और ये उसी प्रकार रहेगा 3x की घात 1/2 पूरा dx। मैंने जो सूत्र का प्रयोग कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ लिख दूँगा 3। अब इसका अवकलन करेंगे तो x की घात 2 दूनी 4 मतलब x की घात 5/2। ये हो जाएगा 2x की घात 2 एकम 2 मतलब 3/2। ये हो जाएगा 3x की घात 1/2 होल dx। यहाँ मैंने सूत्र का प्रयोग किया x की घात m गुणित x की घात n बराबर x की घात m धन n। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो अब हम इसको अलग अलग करके इनका समाकलन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 समाकलन x की घात 5/2, 2 समाकलन x की घात 3/2 धन dx जरूर लगाइएगा धन समाकलन 3 समाकलन x की घात 1/2 dx। अब जैसे 3 है इसका समाकलन करेंगे x 5/2 धन 1 5/2 धन 1, ये 2 x की घात 3/2 धन 1 3/2 धन 1 और ये धन 3 x की घात 1/2 धन 1 1/2 धन 1 और समाकलन का नियतांक 3 इसी तरह रहेगा। x की घात होगा 5 2 7/2, नीचे भी 7/2, ये 2 रहेगा। x की घात 5/2, नीचे भी 5/2, ये हो जाएगा 3x की घात 3/2 3/2 धन c। अब हम इसे पलट देंगे तो ये जो है 3 ऊपर जाएगा तो 3 दूनी 6, x की घात 7/2, नीचे उत्तर में नीचे आएगा 7 धन 2 ऊपर आएगा तो 2 दूनी 4, x की घात 5/2
और नीचे 5 धन 3 दूनी 6 x की घात 3/2/3 धन c। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ उत्तर में 2 आ जाएगा। तो एक बार और 3 दूनी 6 यहाँ काट देते हैं। अब ये उत्तर आ जाएगा हमारा 6/7 x की घात 7/2 धन 4/5 x की घात 5/2 धन 2x की घात 3/2 धन c। यही हमारा उत्तर है। अब हमारे पास है अगला प्रश्न 16, जो कुछ मिला जुला सा प्रश्न है। समाकलन के अंदर 2x ऋण 3 cos x धन e की पावर x dx। सबसे पहले इसको हम अलग अलग करके रख लेंगे। तो हल 2 समाकलन के अंदर x dx ऋण 3 बाहर कर लेते हैं, cos x dx धन फिर समाकलन के अंदर e की पावर x dx है ना। अब हम 2 है, x का हम लोग समाकलन करते हैं तो x की घात 2/2 और ऋण 3 cos x का जो समाकलन होता है माइनस साइन x होता है और e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। साथ में समाकलन नियतांक c। इसे हम व्यवस्थित रूप में लिख देते हैं, जैसे 2 में 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ बचेगा x की घात 2 और ऋण हो जाएगा धन, माफ़ कीजिएगा यहाँ शायद ऋण 3 है, ठीक है, कॉस का ठीक है, कॉस का आपका प्लस साइन होगा। तो ये हो जाएगा आपका -3 साइन x और e की पावर x का e की पावर x प्लस c। तो यही हमारा उत्तर है। जिन फार्मूलों को मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैंने ये समाकलन में cos x का जो समाकलन होता है वो होता है sin x, ठीक। और समाकलन e की पावर x का होता है e की पावर x प्लस c। ये 2 समाकलन सूत्रों का मैंने यहाँ पर प्रयोग किया है। अब अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न है समाकलन के अंदर 2x की घात 2 ऋण 3 साइन x धन 5 वर्गमूल x dx। हम इसको सबको अलग अलग करके लिख लेते हैं। 2x की घात 2 dx ऋण 3 को बाहर ले लेते हैं, समाकलन के अंदर साइन x dx धन 5 को बाहर ले लेते हैं, समाकलन के अंदर वर्गमूल x dx। अब हम इन सब का समाकलन करने का प्रयास करते हैं। चूँकि ये 2 है तो 2x की घात 2 dx ऋण 3 साइन x का भी हम साइन x एक बार और लिख लेते हैं dx, और ये 5 है, इसको लिखेंगे x की घात 1/2 dx। चूँकि हम जानते हैं वर्गमूल x का मान, वर्गमूल का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो इसका समाकलन होगा 2x की घात 2 धन 1/2 धन 1। ये हो जाएगा 3। साइन x का जो समाकलन होता है वह होता है माइनस कॉस x, माइनस कॉस x। 5 इसका हो जाएगा x की घात 1/2 धन 1, 1/2 धन 1 और समाकलन नियतांक। तो ये हो जाएगा 2 x की घात 2 1 3/3 ऋण, ये हो गया 3 ऋण हो जाएगा हमारा धन 3 cos x ऋण 5, ये हो जाएगा x की घात 2 एकम 2 1 3/2 और ये हो जाएगा 3/2 धन c। अब हम इसको एक बार और स्पष्ट रूप से लिख लेते हैं। 2/3 x की घात 3 धन 3 cos x, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 5 दूनी 10
बटे 3x की घात 3 बटे 2 धन c, यही हमारा उत्तर है। आशा है कि ये 17 प्रश्न तक आपको अच्छे से भली भांति समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अन्य आवश्यक विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाने का प्रयास भी कीजिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अब प्रश्न है आपके सामने समाकलन sec x कोष्ठक के अंदर sec x धन tan x पूरा dx। तो हम इसको पहले इन दोनों का अंदर गुणा कर देते हैं। तो sec x का गुणा sec x से होगा तो sec स्क्वायर x धन sec x और tan x, ब्रैकेट बंद करके ये हो जाएगा dx। अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx समाकलन sec x tan x और dx। अब हम इनका सूत्र का प्रयोग करके इनका समाकलन कर लेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है और sec x इंटू tan x का होता है sec x और समाकलन नियतांक c। तो यही इसका उत्तर है। चूँकि हमने सूत्र का प्रयोग किया है कि sec स्क्वायर x dx का जो समाकलन होता है वो होता है tan x और sec x tan x का जो समाकलन होता है वो होता है जो आपका प्लस का sec x इंटू tan x का जो समाकलन है वो है sec x। तो इसको आप भली भांति से याद कर लीजिए। ये दो सूत्र आपको यहाँ पर मिल गए, है ना। मैं चाहूँगा कि जितने प्रश्न हल करूँ उन प्रश्न में बाजू में सूत्र लिखने का प्रयास करूँगा ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है हमारे पास समाकलन के अंदर sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x dx। एक बार इसको हम लिखते हैं sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए कि 1 बटे cosec बराबर होता है sin x और जो हमारे पास दिया है sec x बराबर होता है 1 बटे cos x। तो हम इन दोनों की जगह इनको लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका होगा 1 बटे cos स्क्वायर x और इसका देखें तो उल्टा करें तो sin x को cosec x को लिख सकते हैं हम लोग 1 बटे sin x। तो हम लिखेंगे इसको 1 बटे sin स्क्वायर x और होल dx। अब हम इसको पलटा देंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x dx। चूँकि sin बटे cos है तो sin बटे cos होता है tan x। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। हम पहले भी इनको पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अब tan स्क्वायर x का तो किसी प्रकार से समाकलन हम नहीं कर सकते, तो tan स्क्वायर x को हम लिखना पड़ेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1। 10वीं कक्षा में हमने सर्वसमीका पढ़ी थी, वह सर्वसमीका यहाँ पर प्रयोग हो रही है। तो अब देखिए इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। अब देखिए sec स्क्वायर x का क्या होता है, हम पहले भी कर सकते हैं tan x और एक का क्या होता है x और ये हो जाएगा c नियतांक। तो यही हमारा उत्तर है। यहाँ पर हमने 3 चीज़ों का प्रयोग किया है। देखिए मैं आपको यहाँ फिर लिख देता हूँ सूत्र जिनका प्रयोग किया हूँ। tan x को हम लिख सकते हैं sin x बटे cos x, जो हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। और जो सर्वसमीका होती है वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x। तो मैंने इसको माइनस करके यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सूत्र हमारे पास sec स्क्वायर x का था तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम
इसी प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, जो प्रश्न है 20वां। अब हमारे पास अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, 2 ऋण 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स हल। इसको हम एक बार और यहाँ लिख लेते हैं और इसको जमाने का प्रयास करते हैं। तो इसको लिख सकते 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ऋण 3 बाहर ले लेते हैं और इसमें लिखते हैं साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जैसे ये है हमारे पास कॉस, तो हमने बताया कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 को हम बाहर ले लिए हैं पहले से, साइन बटे कॉस, तो साइन है और कॉस है, तो एक हम इसको अगर अलग करके लिखें तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स गुणित 1 बटे कॉस एक्स और डी एक्स, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन बटे कॉस होता है टेन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस होता है सेक एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इसके पहले भी हमने समाकलन किया है, हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स होता है, तो इसको लिखेंगे 2 टेन एक्स माइनस 3 टेन एक्स इंटू सेक एक्स का जो समाकलन होता है वो सेक एक्स होता है प्लस सी। यही आपका उत्तर है। मैं आपको बता दूं कि जिन जिन छोटे छोटे फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं उसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टेन एक्स को साइन अपॉन कॉस लिख लेते हैं, है ना, और 1 बटे कॉस एक्स बराबर होता है सेक एक्स, तो इसका उल्टा भी इसी प्रकार से होता है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 21 व 22 में सही उत्तर का चयन करना है। हमारे पास प्रश्न है वर्गमूल एक्स धन 1 बटे वर्गमूल एक्स का प्रति अवकलज निकालना है। तो हम इसको सीधे सीधे हल करते हैं और फिर उत्तर का चयन आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो ये है हमारे पास सवाल समाकलन के अंदर वर्गमूल एक्स धन 1 बटे वर्गमूल एक्स डी एक्स। अब इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से, एक्स की घात 1 बटे 2 डी एक्स धन, अब जैसे ये है तो इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स की घात ऋण 1 बटे 2 डी एक्स। अब इसका हम समाकलन कर देते हैं, तो समाकलन जब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की घात 1 बटे 2 धन 1 और 1 बटे 2 धन 1, एक्स की घात n वाला फार्मूला, और इसका समाकलन हो जाए एक्स की घात ऋण 1 बटे 2 धन 1 ऋण 1 बटे 2 धन 1 और समाकलन का सी नियतांक। तो ये हो जाएगा एक्स की घात 2 एकम 2 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 धन, अब ये दिया हुआ है जैसे ऋण 1, ये हो जाएगा 2 बटे 2, एक्स की घात यहाँ हो जाएगा ऋण है तो ये हो जाएगा आपका ऋण 1 धन 2 बटे 2 धन सी। इसको लिख लेंगे हम, तो ये नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा 2 बटे 3 एक्स की घात 3 बटे 2 धन एक्स की घात, इसमें से ये घटेगा तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 और ये हो जाएगा 1 बटे 2 धन सी है, 2 बटे 3 एक्स की घात 3 बटे 2, 2 ऊपर चला जाएगा 2 एक्स की घात 1 बटे 2 धन सी। यही इसका ऑप्शन होगा। अगर आप देखिएगा उत्तर में अगर ये ऑप्शन है तो इसे लगा लीजिएगा। मैंने हल इसलिए कर दिया है क्योंकि परीक्षा में कभी कभी यही सवाल के रूप में 2 नंबर में पूछ लेता है। हमारे पास प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22, यदि d अपॉन डी एस एफ एक्स बराबर 4x की पावर 3 माइनस 3x की घात 4 जिसमें f2 बराबर 0 और fx है, तो हमें सबसे पहले इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि f, तो हमारे पास जो फलन दिया है fx
इस रूप में 4x की घात 3 ऋण x 3 बटे x की घात 4। तो यदि हम fx को अकेला कर लें तो ये समाकलन के रूप में यहाँ चला जाएगा, यह हो जाएगा 4x की घात 3 ऋण 3 बटे x की घात 4 और ये हो जाएगा dx। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो 4 समाकलन x की घात 3 dx ऋण 3 1 बटे x की घात 4 dx। अब इसको अगर हम समाकलन करते हैं तो सबसे पहले हम देखें 4x की घात 3, एक बार इसको फिर लिख लेते हैं। ऋण 3x है तो x की घात 4 नीचे से ऊपर जाएगा तो dx हो जाएगा। अब ये धन है तो ऊपर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। अब हम इसका समाकलन करते हैं। 4 समाकलन x की घात n वाला सूत्र, x की घात 3 धन 1 बटे 3 धन 1 ऋण 3। अब x की घात ऋण 4 धन 1 ऋण 4 धन 1 और समाकलन नियतांक। चार x की घात 3 1 होता है 4 और 3 और 1 4 ऋण 3 x की घात ये है ऋण 4 धन 1 ऋण 4 और धन 1 हो जाएगा ऋण 3 और ये हो जाएगा ऋण 3 धन c। इस 4 से 4 हम डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x की घात 4 और इस 3 से भी ये 3 चला जाएगा। अब यहाँ बचेगा x की घात ऋण 3 धन c। अब इसको हम व्यवस्थित रूप से लिख देते हैं x की घात 4 1 बटे x की घात 3 धन c। तो ये है आगे हमारा fx। चूँकि अब हमारे पास दिया है कि f2 बराबर 0 है तो हम यहाँ पर इसका मान रखकर कोशिश करते हैं, रख के f2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। f2 बराबर 0 है तो x की जगह 2 रखते हैं और पूरे के मान की जगह 0। तो f2 अर्थात जहाँ x है वहाँ 2 ये बराबर 0। 2 की घात 4 क्या होता है 16। 2 की घात 3 कितना होता है 8 धन c बराबर 0। अब हम इनका ले लेते हैं एलसीएम तो ये हो जाएगा 8 फिर 16 का गुणा पढ़ लेते हैं। तो 16 का अगर गुणा पढ़ते हैं तो पहले यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, भाग देंगे फिर गुणा हो जाएगा 8 छंग 48 की 8 हासलाई 4 8 1 8 4 12 128 और ऋण 1। ये आपका यहाँ पर ऋण है और ये ऋण 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 यहाँ से चला आया हुआ है तो ये यहाँ पर जब समाकलन होगा तो ये ऋण ऋण यहाँ पर धन हो जाएगा। तो इसको भी अपन हम धन ले लेते हैं, ये धन ले लेते हैं, ये भी धन है और ये 1 है, ये धन c। चूँकि 128 और 1 ये होता है 129 बटे 8 धन c। अब हम इसका बराबर 0 है ही हमारे तो इसका पक्षांतर करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो जब पक्षांतर करते हैं तो c बराबर आएगा ऋण 129 बटे 8। ठीक है, तो c का जो मान समीकरण 1 में अगर हम रख देंगे, ये वाला मान यहाँ पर हम रख देंगे। कहाँ पर समीकरण 1 जो हमारा दिया हुआ है ये, इसमें अगर हम रख देंगे तो हमारा जो समीकरण वाला मान आएगा, मैं थोड़ा छोटा लिखने का प्रयास करूँगा fx, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, x की घात 4 धन 1 बटे x की घात 3 ऋण 129 बटे 8। तो यही इसका उत्तर है। विकल्प का आधार आप पुस्तक से लगा लीजिएगा, क्योंकि ये एक तरह का प्रश्न भी बनता है, इसलिए सारे के सारे प्रश्न को मैंने हल कर दिया है। आशा है कि अब तक के सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सभी बच्चों तक पहुंचाइए। जिसकी ज़रूरतमंद है उन तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास कीजिए। मैं और इसी तरह के वीडियो लाता रहूँगा। प्रयास अधिक से अधिक आपको सरलता से समझाने का प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।